नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे MT01 के यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से 5 टॉपिक्स में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका डोमेन, दूसरा होता है रेंज, तीसरा होता है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जिसको आप मोनोटोन भी कहा करते हैं, चौथा हो गया आपका पीरियोडिक और पांचवा हो गया ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने फटाफट बताई। अब मैं क्वेश्चन करूंगा वो भी धीरे धीरे से, तो जरा ध्यान से सुनना। तो गाइस जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इज दिस फंक्शन, हमें एक डोमेन दे रखा है और हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज अ मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जगह मोनोटॉनिक भी यूज करता है। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आपका फंक्शन है तो इसका मतलब वो मोनोटॉन होगा। तो कह रहा है इन इट्स डोमेन, डोमेन क्या हुआ है आपके, ये रहा 3 से लेके 4 तक की वैल्यूज। देखो गाइस इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड मतलब आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर ओपन होता तो आप 3 और 4 नहीं लेते, उनके बीच का लेते, लेकिन क्लोज्ड है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में मोनोटोन समझने के लिए या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर दो। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप इस पे रख दो। अगर किस पे रखनी है, इस पे एफ डैश एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। अब आपको इसके बीच के कोई भी वैल्यू इस पे रखनी है। इस पे रखने के बाद अगर आपका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है। अगर 0 से छोटा आता है तो मतलब डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एफ डैश एक्स किया और 3 और 4 के बीच की वैल्यू जो हमने रखा, तो हमने देखा कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका एफ एक्स भी जो है वो इंक्रीजिंग होगा, मतलब एफ एक्स भी बढ़ाएगा। ध्यान से समझना, अगर एफ डैश एक्स को जब आपने यहाँ रखा और जो डोमेन की वैल्यू आपने इस पर डाली, तो अगर इसकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब आपका ये भी 0 से बड़ा आएगा। अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो ये भी 0 से बड़ा आएगा, और ये 0 से छोटा आ रहा है तो ये भी 0 से छोटा ही आएगा। इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन अ फंक्शन एंड अ डिफरेंशिएट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो वही हमने करा, इसी को हमने लिख रखा है देयरफॉर द फंक्शन दिस बिलोंग्स टू डोमेन इज अ मोनोटॉनिक। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग भी होता तो भी मोनोटॉन होता इन इट्स डोमेन। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि मोनोटॉन कैसे प्रूव किया जाता है। डोमेन से हमने रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया है, अभी हम एक और करेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है। एक आपको फंक्शन दे देगा, उसका बोलेगा कि इसके डोमेन निकालो। डोमेन का निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है, क्या कहा मैंने, अंडर रूट के अंदर जो मेरे पास क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, हो सकता है आपके पास डबल अंडर रूट दे, ऊपर भी कोई नंबर दे दे, नीचे भी कोई नंबर दे दे। सबसे पहला स्टेप आपको उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के इक्वल रख देना है। ठीक है, इस तरीके से जैसा मैंने रखा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यही है इसका मतलब। तभी उसने कहा या तो जीरो के इक्वल, क्योंकि जीरो क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, और जीरो से बड़ी आनी चाहिए, मतलब जीरो से बड़ी 1 2 3, पर जीरो से छोटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यूज़ क्या होती है, हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, फॉर्मूले में बदलना है। कैसा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बदलने के लिए मैं इस एक्स को पॉजिटिव कर दूंगा। और इसी का एक और मतलब ये, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये भी एक तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर मैं नेगेटिव छोड़ता हूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है मेरा वो है एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना। पॉजिटिव कैसे होगा, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर का साइन जो है चेंज हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला यूज हुआ है गाइस, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, जब भी आप साइन चेंज करते हो तो गाइस ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन का, ये भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, मैंने देखो साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर दिया, 4 को नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ पे साइन भी हमारा चेंज हो गया। जो उस तरफ ग्रेटर था वो अब इस तरफ आ चुका है। तो अब मेरे को ये पता चल रहा है कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं इसमें लगा सकता हूँ। कैसे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे करने के बाद मेरे को जो उसके डोमेन है वो मिल गएगा। इस डोमेन क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। डोमेन कह रहे हैं कि अगर तू -2 से लेकर 2 तक की कोई भी वैल्यू लेता है तो ये कभी भी नेगेटिव कभी नहीं आएगा। आप चाहे रख के देख लो,
अगर मैं 1 लेता हूँ इसके बीच की वैल्यू 4 माइनस 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो यही कहता है डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट का सबसे पहला रूल कि ये जो है अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब आगे आया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें डोमेन और रेंज आपका दोनों चीज़ कवर होगा। कैसे निकालते हैं, क्या होता है इनका मतलब, जरा ध्यान से सुनना। कोई भी फंक्शन अगर आपको पेपर में देता है, कोई भी, जरूरी नहीं है आपको यही दे, कोई भी दे सकता है। तो रेंज का मतलब ये होता है गाइस कि जो डोमेन है उसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, रेंज में बात पे समझेंगे। डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स की किस वैल्यू पे आपको कॉस की वैल्यू मिलती है। तो देखो आप ये मत समझना कॉस 30 होता है तब भी उसकी वैल्यू आती है कॉस 60, 70, 80। गाइज हर रियल नंबर वैल्यू पे कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कॉस 1 भी कुछ होता है, कॉस 2 भी कुछ होता है, 3 भी कुछ होता है, 4 भी कुछ होता है, 5 भी कुछ ना कुछ होता है, यहाँ तक कि 7, 99, 8, 44 कॉस हर वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, तो हमारे क्या मतलब था कि डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज पे हमारे कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने देखा सारे रियल नंबर पे मिल रही है। कॉस 60 तो डिग्री है, अगर आप जरा देखो कॉस 1 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, आप नेट पे डाल के देख सकते हो। कॉस 2 की भी होती है, 3 की भी होती है, 4 की भी होती है। ठीक है, तो रियल नंबर सारे ही से आपको कॉस की वैल्यू मिल रही है। तो हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर के सारे नंबर हो जाएंगे। एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी डाल दो रियल नंबर में से आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों रेंज की। रेंज क्या होता है हमें पता है। देखो रेंज के लिए आपका ये जो है ना, ये डिपेंड नहीं करता कि कॉस 2x है, 3x है, 4x है, 5x है। कॉस के लिए, रेंज के लिए कभी भी थीटा के अंदर का कोई चीज़ डिपेंड नहीं करता। बस आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि कॉस x की जो रेंज है वो हमेशा -1 से ऊपर और 1 से नीचे रहती है। ठीक है, आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में आपको ईजिली दिखाई पड़ता है कि -1 से ऊपर और 1 से नीचे रहती है। ये सेंस आपको यहाँ लगाना है। लेकिन अंदर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बाहर देखो तो बाहर से फर्क पड़ जाता है। जब आप किसी चीज़ की रेंज निकालो, आपको दिखाई दे रहा है बाहर कितनी चीज़ें, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ 1 भी पड़ा हुआ है और एक आपको दिख रहा है यहाँ 3 भी है इन 2 में कॉस 2x के। तो डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज में बहुत फर्क पड़ जाता है कॉस्ट के बाहर की चीज़ का। अब मैंने आपको क्या कहा, अगर पेपर में cos 2x की जगह 3x भी आता है तब भी रेंज यही रहेगी, 4x भी आता है तब भी रेंज यही रहेगी, 5 भी आया, 6 भी आया, कुछ भी आता है रेंज यही रहेगी। फर्क पड़ता है साथियों बाहर क्या चीज़ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब जरा ध्यान से सुनना। हमें दिख रहा है cos 2x, हमें पता है cos 2x की रेंज जो है वो -1 से 1 तक है। ठीक है, हमें यहाँ दिख रहा है इनटू में 3 है, यहाँ पे भी इनटू कर दो 3। लेकिन मल्टीप्लाई का एक रूल हमेशा याद रखना, अगर आप कोई चीज़ यहाँ ऐड कर रहे हो तो उसके इक्वल्स टू में जितनी भी चीज़ें होंगी उन पे भी ऐड करना होगा। क्यों, ताकि ये जो इक्वेशन है बैलेंस रहे। अगर मैं बोलूँ कि 3 हटा दो तो 3 इससे भी हटेगा, इससे भी हटेगा, इससे भी हटेगा, घुमा फिरा के इक्वेशन आपकी वही आ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों में मल्टीप्लाई कर देना 3। ठीक है, अभी बात नहीं बनी, हमने 3 के लिए तो सॉल्व कर दिया। अब हमारा 3 cos 2x के लिए तो हमारी रेंज निकल चुकी है। क्या निकली, -3 से +3। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 1 भी है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 भी प्लस कर देंगे तीनों जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस कर दिया, यहाँ भी 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। -3 + 1 -2, 3 + 1 4, और यहाँ का 1 तो 1 ही रहेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 + 3 cos 2x जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, उसकी रेंज जो है -2 से लेके 4 तक होगी, और यही हमारी रेंज है। इसी हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन है मज़ेदार। अब जरा ध्यान से सुनना, हम क्या क्या कवर कर चुके हैं गाइस, डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कवर कर चुके हैं। इसी को हमने मोनोटोन के रूप में पढ़ा। रेंज हमके 2 देख चुके हैं और डोमेन के भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं पीरियोडिक की। पीरियोडिक होता क्या है, पीरियोडिक समझने से पहले आप छोटी सी एक बात ध्यान रखना, साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई में दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसको हम टी से भी डिनोट करते हैं, उसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड भी बोलते हैं। 2 पाई में, अब देखो साइन का जो ग्राफ है कुछ ऐसा होता है, और 2 पाई में दोबारा पहुंचने के बाद ये रिपीट करता है, फिर 2 पाई में दोबारा पहुंचने के बाद ऐसे करके रिपीटिशन जहां से दोबारा होने लग जाए उसको आप टी मान लेना। टी मतलब फंडामेंटल टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। साइन एक्स 2 पाई से रिलेट होता है, और कॉस एक्स भी आपका 2 पाई से ही दोबारा जो है ग्राफ आपका रिपीट होता है। तो साइन का क्या है टाइम पीरियड 2 पाई, और कॉस का भी 2 पाई। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक। सपोज अगर एग्जाम में साइन 2x पूछ लिया तब क्या करोगे, साइन 2x पूछ ले तब क्या करना है, ध्यान से सुनना। मान लो अगर पूछ लिया एग्जाम में फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x, करना कुछ नहीं, आपको इसका याद होना चाहिए। चाहे साइन 2x पूछे, 3x पूछे, 4x पूछे, 5x पूछे, 6, 7, 8 कुछ भी x पूछे, आपको बेसिक का पता होना चाहिए कि साइन x का 2 पाई होता है। साइन एक्स का 2 पाई होता है, अगर आपको ये मालूम है तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, t = 2 पाई। 2 पाई क्या, ये बेसिक का 2 पाई है, ये 2 पाई। उसके नीचे आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ दे रखा है इसका r, ये होता है r,
और ये हो गया आपका x। तो इसका r आपको नीचे लिखना है। ये rx मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। तो इसका r आपको इसके नीचे लिख देना है, आपको जो पीरियड है गिवन फंक्शन का आ जाएगा। जैसे कि मैंने करा है, देखो साइन एक्स का पहले मैंने लिख लिया 2 उसके बाद मैं t निकालूंगा, t इक्वल्स टू 2 ये 2 ये वाला है। अब ये जो r आएगा इसके नीचे, मतलब ये जो आपको गिवन दिया गया है उसका r, ये यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो t इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू पाई। तो अब मेरे पास आ गया पीरियड ऑफ साइन 2x क्या हो गया, पाई। इस हिसाब से निकाला जाता है। मान लो अगर यहाँ 4 दे रखा, t इक्वल्स टू 2 मान लो अगर यहाँ साइन 3x दे रखा तो t इक्वल्स टू 2 तो इस हिसाब से निकाला जाता है। पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इतना ईजी नहीं पूछेगा। तो एग्जाम के क्वेश्चन की अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमारा जो चैप्टर है वो ईजिली कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइज कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। अभी हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ पे मॉड है, मॉड का पाई होता है और विदाउट मॉड का 2 होता है। इसको नोट कर लेना। साइन का जो पीरियड होता है साइन एक्स का, नॉर्मली साइन एक्स का वो होता है 2 और अगर आपका मॉड भी है तो वो होता है पाई। ठीक है, मॉड के साथ पाई हो जाता है। अब हमें कहते हैं कि पीरियड निकालो इसका, ठीक है, जो कि कभी कभार पूछता भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह कोई ऐसी चीज़ रखनी है गाइज, ध्यान से सुनना। ये आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में इस एक्स की जगह आप कोई भी टी ऐड करके रखो। टी मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड का मतलब होता है या तो पाई, पाई/2, पाई/3, कोई भी पाई आप रखो, कोई भी पाई एक्स के साथ ऐड करके जो आप फंक्शन में रखो तो आपको फंक्शन ही मिले। क्या मतलब है, अब इसको ज़रा ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास दे रखा था एफ एक्स, मैंने क्या कहा, एक्स के साथ कोई ऐसा टी ऐड करो। मैंने क्या करा, एक्स के साथ पाई/2 ऐड कर दिया। ये हमारे टी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पाई/2 ऐड कर दिया। अब इस पाई/2 को मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, एफ एक्स की जगह एक्स, ये एक्स पाई/2, फिर यहाँ पर भी कॉस एक्स पाई/2। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो साइन 90 क्या होता है, आपको पता होगा क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो साइन हो गया गाइस कॉस में चेंज, कॉस हो गया साइन में चेंज। एडिशन है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1+2 लिखो 2+1। आप जरा ध्यान से देखो, ये क्या आ गया, वही आ गया जो हमारा फंक्शन था। समझ गए, कुछ नहीं करना है। एक्स की जगह ऐसा टी ऐड करके रखो जिस टी को आप, जब इस पूरे फंक्शन को जब आप एफ एक्स की जगह रखो तो आपके पास वो एफ एक्स ही मिले। हमने यहाँ पे टी ऐड किया, हमें साइन की जगह कॉस मिल गया, कॉस की जगह साइन, जो कि एक फंक्शन को ही दिखा रहा है। इट मीन्स जो हमारा वो है फंडामेंटल टाइम पीरियड, वो इसका होगा पाई/2। ठीक है, तो इस हिसाब से होगा। हमने कितने कर लिए हैं, हम 4 कर चुके हैं। लास्ट बचा है ऑड एंड इवन फंक्शन। तो देखो ऑड एंड इवन फंक्शन में ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं कहता है। कहता है अगर f-x इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर हो जाए तो वो आपका जो है इवन फंक्शन होगा। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो मेरे ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था एक बार कि cos x जो है क्या ऑड फंक्शन है, तो इसका जो आंसर होगा गाइज वैसे तो फॉल्स है, पर कैसे होगा मैं जरा आपको बताता हूँ। एफ एक्स मान लो cos x, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि f(x) जो है एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। मैंने f की जगह -x रखा तो क्या आ गया, cos -x की जगह cos x आ गया। ये एक फॉर्मूला होता है cos का, आपको पता होना चाहिए, cos -θ इक्वल्स टू cos θ। तो हम देख सकते हैं कि f(x) के इक्वल ये और ये इक्वल है, तो ये क्या किसकी निशानी होती है, इवन फंक्शन की। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो cos x है एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।